हेलो एवरीवन। क्रॉप प्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा था, इसमें हम प्लोइंग के साथ साथ में सोइंग भी कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ हम मैन्योरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लांट बॉडी को भी हमारी बॉडी की तरह ही न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज के बारे में जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को होती है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, इरिगेशन का नाम तो सबने सुना होगा कि इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, पौधों को पानी देना है। तो पौधों को पानी देने का मतलब क्या हुआ? क्या हम उनको एक ग्लास भर के पास में रखाते हैं कि ये लो पानी और आप पी लो? पॉसिबल है ये? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम हमारे गार्डन की बात करें, भाई फार्मिंग से पहले हम हमारे गार्डन से शुरुआत करते हैं, तो गार्डनिंग करते टाइम पर आपको पता होगा कि हमारे घर में जो भी गार्डनिंग कर रहा है, चाहे वो हमारे पेरेंट करते हैं, चाहे हम करते हैं, या चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट कर रहे हैं, या फिर कोई गार्डनर कर रहा है, वो क्या करता है? वो सुबह शाम पौधों को पानी जरूर पिलाता है। यानी कि वो ग्लास भर के उसके पास नहीं रख के आता है, लेकिन वो क्या करेगा? वो जाकर उसको पानी देगा, मतलब उसकी जड़ों में पानी देगा। पौधों की जड़ों के अंदर पानी देते हैं, यानी उसकी रूट्स के पास में सॉइल के ऊपर पानी दिया जाता है, जिससे कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाए और प्लांट्स हमारे मुरझाए नहीं। और ये चीज आप लोगों ने जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे ही हम सपोज कोई दिन ऐसा हो गया कि मम्मी पापा बाहर गए हैं और हमें बोलकर गए थे कि बच्चा क्या करना है आपको, इवनिंग टाइम के अंदर पौधों को पानी देना है, यानी प्लांट की वाटरिंग करनी है। ठीक है, वो तो हमें बोल के चले गए। अब हम टीवी के सामने बैठ गए। हुआ क्या? कार्टून चल रहा था, हम वो देख रहे थे आराम से, और देखते देखते हमारे माइंड से स्किप हो गया कि मम्मी ने कोई काम भी कहा था क्या। बट जब रात में जब हमारे पेरेंट्स वापस आते हैं और जब वो पूछते हैं हमसे, तब हमें याद आता है कि यार मम्मी ने काम तो दिया था, लेकिन हमने पौधों को पानी तो दिया ही नहीं। अब क्या होगा? तो जनरली जब हम ये बता देते हैं मम्मी को, तब तक तो फिर भी ठीक है। और कुछ बच्चे हम में से थोड़े से होते हैं चालाक और थोड़े से नॉटी होते हैं, जो बोलते थे नहीं नहीं मम्मा, हमने पौधों को पानी दे दिया था। ऑब्वियस सी बात है, पौधे ये जाकर हमारे पेरेंट को नहीं बोलेंगे ना कि हमें तो पानी मिला ही नहीं था। वो ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब है हमने बोल दिया कि नहीं नहीं मम्मा, हमने पानी दे दिया था पौधों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मॉर्निंग में मम्मा को पौधों को देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, इनको पानी नहीं दिया गया था। ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत नॉटी हो चुके हैं, तो इन्होंने पानी नहीं दिया, ये भूल गए टीवी देखते देखते। अब मम्मा को ये कैसे पता चला? बेसिकली तो प्लांट ने तो नहीं बोला होगा कि हाँ जी हाँ जा ना, कल हमको पानी नहीं दिया गया था। ये प्लांट ने हमारी शिकायत नहीं की होगी, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट को पता चल जाता है कि हमने झूठ बोला था, हमने वो काम नहीं किया था, हम भूल गए थे। कैसे पता चलता है? तो वो ऐसे कि प्लांट जो है उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मुरझा जाते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा मुरझा जाएंगे, तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इन्होंने झूठ बोला है, पानी नहीं दिया उसको। दैट इज वाई ये पौधे जो है थोड़ा सा मुरझा गए हैं। पानी देते ही फिर से सारे पौधे खिलखिला उठते हैं, फिर से सारे के सारे पौधे हेल्दी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ पानी से कि सारे पौधे ऑटोमेटिकली हेल्दी हो गए? अच्छा, इस चीज को हमारी बॉडी से समझते हैं। अगर हम एक दिन पानी नहीं पिए तो क्या होगा? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है कि अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी में हो जाएगा डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी की कमी हो जाएगी। और ये पानी की कमी होने से क्या होगा? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, वो 70% वाटर से बनी है। 70% वो किससे बनी है? वाटर से बनी है। यानी हमारी बॉडी को अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी का ये जो 70% पार्ट है उसमें से वो कम हो जाएगा, और हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो कंटिन्यूअसली काम करने वाले हमारे ऑर्गन्स है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबको पानी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। वैसे ही अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी को भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। उनकी बॉडी का भी 90% क्या होता है? वाटर ही होता है। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्लांट बॉडी भी जो है वो मुरझा जाएगी। भाई हमें अगर पानी नहीं मिले एक दिन, तो शाम तक हमारी हालत कैसी हो जाती है? हम बिल्कुल ऐसे वीक से हो जाते हैं और हमें बिल्कुल ऐसे होता है कि बस बेड पे आ जाओ, अब उठने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वैसे ही प्लांट बॉडी भी क्या होता है? पानी नहीं मिलने पर मुरझा जाती है। तो ये प्लांट बॉडी को टाइम टू टाइम पानी जो हम देते हैं, जो हम प्लांट की वाटरिंग करते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं? इरिगेशन कह देते हैं। जब वो लार्ज स्केल पे होगा तब।
बेसिकली हमें जो वर्ड सिखाया गया था वो था वाटरिंग द प्लांट। वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था वाटरिंग द प्लांट्स। फाइन, वाटरिंग द प्लांट्स ये हमको सिखाया गया था। तो ठीक है, हम पौधों को पानी दे रहे हैं। कौन से पौधे? जो हमारे गार्डन के अंदर है। लेकिन अगर हम बात करें एक लार्ज स्केल क्रॉप की, तो जब उस क्रॉप को पानी दिया जाता है रोज टाइम टू टाइम, तो उसे हम कह देते हैं इरिगेशन। क्या कह देते हैं उसे? हम इरिगेशन कह देते हैं। बिकॉज पौधे तो पौधे होते हैं। अब चाहे उसको अपने लार्ज स्केल पे लगाया हो, चाहे उसको अपने गमले में लगाया हो, या चाहे अपने गार्डन के कोई कॉर्नर में लगाया हो, पानी की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल रहेगी उनको। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए किसी प्लांट को, और कोई ऐसा प्लांट होता है जिसको कम क्वांटिटी में पानी चाहिए। लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट तो सबको है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हर एक फार्मर क्या करता है? अपनी क्रॉप को पानी देता है। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी उसको रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे उसको पानी देता है। और ये रिक्वायरमेंट प्लांट खुद बोलकर नहीं बताते हैं कि अरे यार हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी पिला दो। नहीं, प्लांट ये चीज खुद नहीं बोलेंगे। ये फार्मर को ही ध्यान रखना होता है कि कौन सी क्रॉप को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पानी देने को ही, क्रॉप को पानी देने को ही हम क्या कह देते हैं? इरिगेशन कह देते हैं। So the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. So I hope कि अब आपको क्लियर हो गया है कि बेसिकली इरिगेशन हम कहते किसको है। नाउ ये जो इरिगेशन होता है ये वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप ये वेरी करेगा, ये सीजन टू सीजन वेरी करेगा, ये टाइम टू टाइम वेरी करेगा, और ये सॉइल टू सॉइल भी वेरी करेगा। तो ये इतना वेरिएशन क्यों? इतना वेरिएशन इसलिए है कि पर्टिकुलर हो सकता है कोई ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, जिसको बहुत ही ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसी क्रॉप होती है जिनको बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है उनको उगाया जाता है डिफरेंट सीजन के अंदर, लेकिन जिनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी उनको डिफरेंट सीजन में उगाने के साथ साथ में इरिगेशन के जो मेथड होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, इरिगेशन का टाइम चेंज हो जाता है, और इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है भला? फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक ऐसी क्रॉप है जिसको पानी सिर्फ वन टाइम दिया जा रहा है, मे बी मॉर्निंग में दिया जा रहा है, फाइन। लेकिन एक दूसरी ऐसी क्रॉप आ गई जिसको मॉर्निंग में भी वाटर दिया जाएगा और इवनिंग में भी उसको पानी दिया जाएगा। पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिकॉज इरिगेशन क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सारी ही क्रॉप को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। आपने सुना होगा कि राइस के जो पौधे होते हैं उनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है कि उनको उगाया जाता है मॉनसून सीजन के अंदर, ताकि क्या हो, बारिश से उनके वाटर की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, और कुछ फिर इरिगेशन से उनकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। फाइन, सो आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई है कि इरिगेशन बेसिकली होता क्या है, और ये किस किस तरह से वेरी करता है, और ये क्यों वेरी करता है। अच्छा, एक और वर्ड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड और क्या है कि रेन फेड क्रॉप्स। ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा कि रेन फेड क्रॉप्स होती है। अब ये रेन फेड क्रॉप्स क्या होती है भला? तो रेन फेड क्रॉप्स का मतलब ये है कि जो क्रॉप्स है पहले उनको जब उगाया जाता था तो बारिश का सीजन देखकर उगाया जाता था कि इस प्लांट को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, मतलब बारिश का पानी आएगा तो ये प्लांट जो है इजीली ग्रो कर जाएगा। तो फिर ठीक है, जब मॉनसून आएगा उस टाइम पे हम उस प्लांट को लगाएंगे, यानी हम उस क्रॉप को लगाएंगे। बट आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बारिश का वेट किया जाता है। तो जब बारिश का वेट किया जाता था उन क्रॉप्स को हम कहते थे रेन फेड क्रॉप्स, और इंडिया के अंदर रेन फेड क्रॉप्स बहुत ही ज्यादा थी। यानी कि किसान जो थे वो पहले के टाइम पे बारिश पे ही डिपेंडेंट होते थे कि अगर बारिश होगी तो हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो इट मे बी पॉसिबल कि क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो या उसका डेवलपमेंट नहीं हो। लेकिन जब हम देखेंगे कि बारिश का जो ये सीजन है ये तो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, पूरे साल तो बारिश आती नहीं है। अब फार्मर्स जो थे वो परेशान थे कि ठीक है, जिस साल में अच्छी बारिश हुई उस टाइम पे क्रॉप अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती है, और पूरे साल उनकी क्रॉप जब ग्रो ही नहीं करेगी तो वो क्या कमाएंगे और क्या ही खाएंगे। दैट इज वाई उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, बारिश का पानी तो आए ना आए, हम खुद ही पौधों को पानी दे देते हैं। तो उस पौधों को पानी दे देने को ही तो हम इरिगेशन कह रहे हैं।
तो ये आज की डेट का नहीं है, ये बहुत पहले से ही डिस्कवर हो गया था कि हमें इरिगेशन की मतलब क्रॉप्स को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पर्टिकुलर क्रॉप को डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। या हम बोल सकते हैं कि किसी को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है और किसी को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, चले आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई वाटर इज एसेंशियल एलिमेंट। अब जब हम इतना ज्यादा इरिगेशन की बात कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर रहा है और इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रॉप को उगाने का, तो क्या पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, पानी इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी सुना है कि पौधे मुरझा जाते हैं, उससे थोड़े से वो डल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या पानी एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है? और ये इतने डल क्यों हो जाते हैं पौधे अगर हम इनको पानी नहीं देते हैं? तो बेसिकली क्रॉप लगाने से जब शुरुआत होती है, जब हम बीज को बोते हैं, उस टाइम से लेकर जब तक कि क्रॉप हमारी प्रॉपरली ग्रो नहीं हो जाती, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको हर एक स्टेप में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है? सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लांट बॉडी जो है बेसिकली मोस्ट ऑफ द बनी है वो वाटर से। उसकी बॉडी के अंदर अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 90% बॉडी उसकी वाटर से ही बनी है। तो डेफिनेट सी बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जर्मिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब हम सीड्स को लगा देते हैं, जब भी हम सीड्स को बो देते हैं, तो सीड्स को बोने के बाद में हमारा काम खत्म नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसको बोने के साथ साथ में मैन्योर तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ पानी देना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि हाँ इसमें से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा आएगा उसके बाद हम उसको पानी देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे जब हम क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जब हम बीजों को बोते हैं, उस टाइम से ही हम पानी देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने उस टाइम पर पानी क्यों दिया? इसलिए कि जो सीड हमने डाला है जमीन के अंदर, जिस सीड को हमने सो किया है, वो इजीली जर्मिनेट हो जाए और उसमें से प्लांट बॉडी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। कैसे? तो देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए इस सीड को एक बार देखें। ये सीड क्या कर रहा है? ये सीड जर्मिनेट हो रहा है। जर्मिनेशन का मतलब सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली होता है इस टाइप का। फाइन, यहां पर एक छोटा सा आपने देखा होगा, आपको ऐसा लगता है कि ये एक होल है या एक तरह से देखिए हम गेट टाइप कुछ है। फाइन, छोटा सा एक डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट कलर का स्पॉट बना होता है और हम ये सोच के बैठते हैं कि यहां से मे बी कहीं पे ये सीड अटैच था तो वहां से उसको निकाला गया है। फाइन, अब जब इसको अंदर डाला गया है, जमीन के अंदर बोया गया है, तो जब तक इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी ये ग्रो नहीं करेगा, ये जर्मिनेट नहीं होगा। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जब इसको मॉइस्चर मिल जाएगा, जब ये ब्रीथ करने लगेगा, तब क्या होगा? ये जर्मिनेट होगा। और जर्मिनेशन की वजह से यहां से इसी पोर्शन से क्या होगा? ये जो पोर्शन था, इसी पोर्शन से क्या होगा? एक छोटा सा पौधा निकल के आएगा। वैसे ही वहीं से इसकी रूट्स भी निकल के आ जाएंगी। तो एक तरफ तो आ रहा है इसका रूट सिस्टम, रूट्स बन रही है, एक तरफ जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? वो इसका शूट आ रहा है। फाइन, तो इस रूट और शूट को निकलने के लिए, यानी कि इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हमने क्रॉप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, अभी तो हमने सिर्फ बीजों को ही लगाया है, वहीं से हमें पानी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे तो आपको क्रॉप नहीं मिलेगी। और इसके जर्मिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम इनको वाटरिंग करना, इन प्लांट्स की वाटरिंग करना, इन क्रॉप का इरिगेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे, आफ्टर जर्मिनेशन इनकी सॉइल भी सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि ये जो रूट्स है ये इजीली अंदर जा सके, ये इजीली डीप में जा सके। कैसे? तो देखें, एक बार फिर हम इसको देखते हैं। हमने क्या किया कि भाई ये जो हमारा सीड था ये हमको पता है कि ये जर्मिनेट हो चुका है, तो यहां से इसका ये शूट निकला है और यहां से क्या निकली? इसकी रूट्स निकली है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सॉइल है ऑलरेडी ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, मतलब कि जब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, अब प्लोइंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाती है।
और ये जो सॉफ्टनेस है ये क्या करेगा, ये जो रूट है इस सॉफ्टनेस की वजह से, इस सॉइल के सॉफ्टनेस की वजह से ही अंदर उसको पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ चली जाएंगे। अगर ये सॉइल थोड़ी भी हार्ड होती है, अगर ये सॉइल थोड़ी भी हार्ड होगी तो क्या होगा, ये रूट्स इसके अंदर नहीं जा पाएगी, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये रूट्स तो बहुत डेलिकेट सी रूट्स होती है। तो जब ये अंदर नहीं जा पाएगी तो ज्यादा फैलेंगी नहीं, तो इनका फैलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इनकी वाटरिंग की जाती है, सॉइल की वाटरिंग की जाएगी, सॉइल को पानी दिया जाएगा, मतलब प्लांट को दिया जाएगा। प्लांट ऐसे तो नहीं पिएगा, लेकिन जब सॉइल के अंदर होगा पानी तो ये ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आफ्टर दैट जो सेकेंड थिंग है कि प्लांट का ग्रो होना भी शुरू हो गया, रूट्स भी अच्छे से फैल गई है, शूट भी आ गया है। तो यहाँ पर ये देखो इसकी रूट्स अच्छे से फैल चुकी है, शूट सिस्टम इसका आ चुका है। अब इसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो सीड होता है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। तो जब प्लांट ग्रो करने वाला होता है, जब प्लांट ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, उस टाइम पीरियड में इनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को फुलफिल कौन करता है, तो ये सीड करता है। लेकिन जैसे ही पौधा इस जमीन से बाहर आ जाएगा, जैसे ही इसका शूट सिस्टम इस जमीन से बाहर आ गया है, अब इसका काम शुरू होता है कि हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। बिकॉज जो इस सीड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उस लिमिटेड क्वांटिटी को खत्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये शूट सिस्टम बाहर आ जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मिलेगी हमें एयर से। सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी सन दादा हमें क्या कर रहे हैं, सूरज दादा बहुत सारी सनलाइट हमें दे रहे हैं, यानी प्लांट बॉडी को इजीली सनलाइट तो अवेलेबल हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब आते हैं वाटर एंड मिनरल्स, ये कैसे अवेलेबल होंगे। तो जब सॉइल के अंदर हम वाटरिंग करेंगे, इस सॉइल को अगर पानी दिया हुआ है तो ये अभी क्या है, मॉइस्चराइज्ड है, मॉइस्चर है इसके अंदर, अभी नमी है इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स है। इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। देखो सॉइल में ऑलरेडी यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मिनरल्स क्या होंगे, जो पानी दिया गया है उसके अंदर ये आकर डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे। और जब डिसॉल्व हो चुके हैं उसके बाद जब ये रूट्स क्या करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। जब ये रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो साथ ही साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये भी इसके साथ में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और प्लांट बॉडी के पास में पहुंच जाएंगे, यानी कि उसके शूट सिस्टम में पहुंच जाएंगे। और अब इस शूट सिस्टम के अंदर वाटर आ चुका है, मिनरल्स आ चुका है, सनलाइट ऑलरेडी ले ली थी इसने सन से, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो एनवायरनमेंट से ले ली थी। अब इन सब से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाएंगे, अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे। और जब इनको फूड और न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल जाएंगे तो ये धीरे 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 ग्रोथ और डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पानी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि देखो वाटर एसेंशियल क्यों है। तो हमें कुछ पॉइंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं कि इनके बिना तो काम ही नहीं होगा, यानी वाटर के बिना तो बिल्कुल काम नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात कर रहे थे सीड जर्मिनेशन की, तो अगर पानी नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन कैसे होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स को प्लांट बॉडी के अंदर ले जाने की, तो जब पानी ही नहीं होगा तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भले ही सॉइल में कितने ही ज्यादा क्यों नहीं है, लेकिन वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ही तो प्लांट बॉडी में जाते हैं। डायरेक्ट तो उनके लिए कोई है नहीं कि चलो ठीक है गेट ओपन किया, आ जाओ सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाओ सॉइल में से, ऐसा नहीं होता है। रूट्स ही क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसी पानी के साथ साथ में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये इसके एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट है। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट बॉडी में तो चले गए, लेकिन अब यहां से कहां जाना है उनको जाना है इन लीव्स के अंदर। तो इन लीव्स में कैसे जाएंगे, वो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये भी होगा वाटर के ही थ्रू। मतलब वाटर में डिसॉल्व होकर आए थे सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स,
जो यहाँ रूट से तो आ गए हैं अंदर की तरफ, बट अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये आगे कैसे जाएंगे? तो ये आगे भी पानी ही इनको लेकर जाने वाला है। वाटर ही क्या करेगा? ये डिसॉल्व फॉर्म में ही वाटर के थ्रू प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जहां भी इन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। सो आई होप कि आपको अब ये क्लियर है कि वाटर इतना ज्यादा एसेंशियल क्यों है प्लांट्स के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो हम प्लांट बॉडी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब हम प्लांट लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। बेसिकली अगर देखा जाए तो पानी के बिना तो हम हमारी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए नॉट ओनली द न्यूट्रिएंट्स बट वाटर की भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उतनी ही ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट है। बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर जिस भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना होगा वाटर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स को उनकी बॉडी में पहुंचाना है, पानी की रिक्वायरमेंट है। इवन हमारी बॉडी में ले लो, हम जब फूड को इंटेक करते हैं तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब तक न्यूट्रिएंट्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करके फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तब तक प्लांट बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, भले ही वो सॉइल के अंदर कितनी ही ज्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं है, फिर भी ये उनको नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई पानी जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, इवन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पानी की इंपॉर्टेंस तो कम हो नहीं रही है, दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन करते हैं ताकि प्लांट की वाटर की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। नाउ इरिगेशन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? अब इरिगेशन तो करना है, रेन फेड क्रॉप्स की तरह हम सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कोई भी फार्मर ओनली बारिश के ऊपर या ओनली रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं भाई, उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है, बाई चांस अगर रेन नहीं हुई या कम हुई तो क्या होगा? पूरी की पूरी फसल उसकी तो खराब हो जाएगी, क्रॉप खराब हो जाएगी, बिकॉज एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर नहीं मिलेगा क्रॉप को। दैट इज वाई जब फार्मर ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, आसपास से पानी लेकर आते हैं और फिर खेतों में दे देते हैं, तो पौधों को पानी मिल जाएगा। अब पौधों को ये थोड़ी ना पता है कि ये मिनरल वाटर है, ये बिस्लरी का वाटर है, या ये हमारे घर का वाटर है, फाइन, या ये बारिश का पानी है। उनको तो पानी चाहिए था जो कि उनको मिल गया है। वो हमारी तरह नखरे नहीं करती है कि हमें तो बिस्लरी का ही पानी चाहिए। चलिए, तो सोर्सेस क्या होते हैं इरिगेशन के? अब बेसिकली अगर हम देखें तो इरिगेशन के लिए हम पानी कहाँ से ला सकते हैं? तो हम पानी लाते हैं वेल से, मतलब कुएं से ला सकते हैं, ट्यूबवेल से ला सकते हैं, पॉन्ड से ला सकते हैं, लेक्स हो सकती है, रिवर्स हो सकते हैं, डैम हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे वाटर रिजर्वोयर्स है, वाटर बॉडीज है जहां से पानी को लाया जाता है और उनको इरिगेशन में यूज किया जाता है। आई थिंक आपने एसएसटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा। इन सिविलाइजेशन में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब अर्ली मैन था, अर्ली मैन ने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो अर्ली मैन क्या करता था? अर्ली मैन हमेशा वाटर बॉडीज के पास में ही रहता था और वहीं पर उसने फार्मिंग स्टार्ट की थी। और ऐसा क्यों किया था? वो इसलिए कि पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके और जो क्रॉप लगाई गई है उनको भी एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर वहीं से मिल जाए और खुद को भी पानी इजीली मिल जाए। तो इरिगेशन के सोर्सेज में सबसे पहले तो रेन ही आती है। रेन के बाद आते हैं अदर वाटर रिजर्वोयर्स, मतलब कि कुएं आ जाएंगे, हैंडपंप्स आ जाएंगे, और ट्यूबवेल आ जाएंगे, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है। ये सारी चीजें क्या है? ये इरिगेशन के लिए सोर्सेज है। मतलब इन सारी जगहों से हम क्या कर सकते हैं? हम पानी को लेकर अपने खेतों के अंदर उनको पिला सकते हैं। नाउ ये क्या है? ये जस्ट आपको एक रेशियो बताया गया है, एक कुछ परसेंट बताया गया है, अप्रॉक्स परसेंट है कि कौन सी चीज को कितना ज्यादा यूज किया जाता है। अब जो टैंक्स है वो ओनली 3% लोग जो है टैंक्स का यूज करते हैं, लेकिन ट्यूबवेल्स का यूज तो बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं। ट्यूबवेल तो आपने सुना ही होगा। ट्यूबवेल ने तो अपने अगर हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में देखें तो हमने बेरे सुने होंगे कि यार इनका तो बेरा है ना, इसलिए ये 365 डेज ही क्या कर सकते हैं? अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, अपने खेत में कुछ न कुछ लगा सकते हैं। या आपने ट्यूबवेल सुना होगा कि हाँ ये तो इनका खुद का ट्यूबवेल है, इसीलिए क्या है इनके खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, बिकॉज ये पूरे ही साल भर तक कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं, बिकॉज
ट्यूबवेल में पानी होता है ज्यादा, और जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा इरिगेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली पानी दे सकते हो पौधों को। सो ट्यूबवेल कितने लोग यूज करते हैं? 46% अप्रॉक्स लोग जो है वो ट्यूबवेल का यूज करते हैं। 23% जनता जो है हमारी कैनाल्स का यूज करती है। उसके अलावा 16% है वो अदर वेल्स का यूज करेंगे। अब नॉर्मल वेल्स का भी तो यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो अदर रिसोर्सेज है उनका यूज किया जाता है। फाइन, चलिए, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो कि इरिगेशन में हेल्प करते हैं। अब इरिगेशन के दो मेथड हो सकते हैं। इरिगेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या हुआ? तो ट्रेडिशनल के नाम से ही हम क्या समझते हैं? इस ट्रेडिशनल के नाम से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल है, इसका मतलब क्या होगा कि हम थोड़ा सा पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं हम थोड़ा सा पुराने जमाने के ऊपर, आज की डेट को साइड में रख के। तो पुराने जमाने में अगर हम जाए, मतलब कि अगर कभी टाइम मशीन मिले और जाने का मौका मिले, जो कि हमें सिर्फ डोरेमोन से ही मिल सकती है, तो हमें क्या करना है? हमें वहां पर चेक करना है कि पहले के मेथड्स कौन कौन से होते हैं इरिगेशन के। तो अब हम इतना वेट तो कर नहीं सकते कि डोरेमोन आएगा, हमें टाइम मशीन में ले जाएगा और फिर हमें वो बताएगा। ऐसा तो हमारे लिए पॉसिबल अभी है नहीं। दैट इज वाई मुझसे ही सुन लीजिए कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन होते क्या है एंड उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। अब बेसिकली कोई भी मेथड हो इरिगेशन का, काम क्या आता है? खेतों की सिंचाई करने की काम आता है, यानी पौधों को पानी देने के काम में आएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज हुई। लेकिन इनके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो थे फर्स्ट मोट, दैट इज पुले सिस्टम, देन आता है चेन पंप, देन आता है ढेकली एंड देन रहट जो कि था लीवर सिस्टम। तो आपने इन मेथड्स के अंदर ये जरूर देखा होगा कि इस तरह के कुछ कुएं होते थे, इस तरह के कुछ वेल्स होते थे, और इन वेल्स से क्या किया जाता था? पानी को खींचा जाता था। इवन आज भी अगर हम देखें तो औरतें गांव के अंदर बाहर बहुत दूर जाके, गांव से बहुत दूर जाके कुएं से पानी खींचकर फिर लेकर आती है अपने घर में, और फिर वो अपना सारा काम करती है। तो मोट भी एक ऐसा ही कुछ मेथड है, पुले सिस्टम है। मतलब कि क्या होगा? कुएं के अंदर बकेट को डाला जाता है रस्सी बांधकर, और उसके बाद क्या किया जाता है? जब वो डाल दिया है, बकेट भर जाएगी और उसको खींचा जाता है। तो उसको खींचने से जो पानी मिला उसके बाद उसको यूज कर लिया जाता है। देन आता है एक चेन पंप। चेन पंप जो कि क्या होगा? कुएं के ऊपर एक बड़ा सा व्हील टाइप कुछ लगाया जाता है और उसके ऊपर चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा? बेसिकली आपके लिए पानी को डायरेक्ट खींच लेगा। ये एक तरह से बोल सकते हैं हम कि या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है या पेट्रोल और डीजल से इसको चलाया जा सकता है। तो ये बहुत पहले के जमाने में हुआ करता था। आज के डेट में ऐसा कोई मेथड यूज नहीं किया जाता है। देन आते हैं हम ढेकली पर। तो ढेकली में क्या होता था? तो बेसिकली ये देखो, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर एक तरफ देखो क्या है? स्टोन बंधा हुआ है, और यहाँ से पानी को खींचने के लिए बनाया गया है सिस्टम। तो अब इस ढेकली से भी क्या किया जाएगा? बेसिकली है यही कि पानी को खींचा जा रहा है। ठीक है, हम हाथ से नहीं खींच के, हम एक थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी मेहनत क्या हो जाए? कम हो जाए। देन आता है रहट जो कि है लीवर सिस्टम। अब रहट लीवर सिस्टम है, इसका मतलब हमने पढ़ा है कि जो इस तरह का एक क्या होता है, इस तरह के होते हैं व्हील्स, और उन व्हील्स के ऊपर अच्छे से उसको घुमा सकते हैं। मतलब पूरी एक रस्सी जो होती है उसमें बंधी होती है, और फिर उसमें से बकेट बंधी होती है, उसको फिर खींचना थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए, उसको हम कहते हैं रहट। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये सारे ही मेथड्स बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले मेथड्स थे, बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले मेथड्स थे। तो फार्मर्स को अपने खेतों को हरा भरा रखने के लिए, उनको टाइम टू टाइम इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए क्या करना पड़ता था? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो फार्मर्स भी इस चीज से परेशान थे कि यार इतनी ज्यादा मेहनत हम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? इतना प्रॉपरली इरिगेशन नहीं हो पाता है। ये लेस एफिशिएंट मेथड था, ये इतना ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं था। बिकॉज एक हम बोले कि बिल्कुल एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर गया है, और एक हम बोले कि नहीं, 90% पानी तो हमने दे दिया था, बट 10% अगर और होता तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारी क्रॉप जो है वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती। सो दैट इज वाई ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, इनके अंदर फार्मर्स की मेहनत ज्यादा हुआ करती थी। भले इनकी कॉस्टिंग बहुत कम होती थी, कॉस्ट इनकी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती थी, कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल, लेकिन एफिशिएंसी भी तो कम हुआ करती थी इनकी।
एफिशिएंसी भी बिल्कुल कम हुआ करती थी। तो इन्हें तो क्या चाहिए था कि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कॉस्ट भले ही कम हो लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा हो और हमारी मेहनत कम हो। आपने देखा होगा पहले के फार्मर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। इवन हम बोल रहे हैं ना कि हमारे घरों के अंदर जो पानी आता था पहले, वो भी कैसे आता था, बहुत दूर औरतें जाती थी बकेट और कुछ लेकर और वहां से पानी खींच खींच कर अपने भरती थी उसके अंदर और फिर उठा उठा कर घड़े और बकेट और ये सब अपने घर लेकर आती थी। तो कितनी मेहनत हो जाती थी। तो सोचो इरिगेशन के लिए, इतने बड़े बड़े खेतों के लिए टाइम टू टाइम उनको पानी प्रोवाइड करना कितना मुश्किल हुआ करता था। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या किया गया, उसके लिए कुछ मॉडर्न मेथड्स निकाले गए कि इरिगेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे कि हर चीज के लिए मशीनों का जुगाड़ किया गया था, वैसे ही इरिगेशन के लिए भी सोचा गया कि प्रॉपरली उनको पानी भी मिल जाए और किसानों को मेहनत भी ना करनी पड़े और थोड़ी एफिशिएंसी भी बढ़े। जो हम बोल रहे हैं ना कि 90% तक तो फिर भी इरिगेशन हो जाता था, बट 10% कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता था। तो उस गैप को कम करने के लिए या उस लॉस को कम करने के लिए भी क्या किया गया, नए नए मेथड्स ढूंढे गए फॉर इरिगेशन। तो एफिशिएंसी को बढ़ाना था, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने दो मेथड ढूंढे। द फर्स्ट वन वाज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एंड द सेकेंड वन वाज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये स्प्रिंकलर क्या है और ये ड्रिप इरिगेशन क्या है, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। भाई एफिशिएंसी को बढ़ाना था तभी तो हमने मॉडर्न मेथड्स को फाइंड आउट किया, वरना हम ये क्यों करते। तो एफिशिएंसी को बढ़ाया गया यहाँ पर। भले ही थोड़ी कॉस्टिंग इनकी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन जो फार्मर की मेहनत थी वो काफी हद तक कम हो गई। देखो क्या इससे फायदा हुआ, फार्मर्स की मेहनत थोड़ी सी कम हो गई और एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी थी। यानी कि जिस क्रॉप को जितना पानी चाहिए है, जितने पानी की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम और बहुत ही अच्छे से फुलफिल हो पा रही थी। कैसे, तो इन दो मेथड से। फर्स्ट वन वाज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, पूरे ही क्रॉप के अंदर, पूरे ही खेत के अंदर, फील्ड के अंदर क्या किया जाएगा, कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बिछा दिए जाते हैं और उन पाइप लाइक स्ट्रक्चर पर देखो इस तरह का एक नोजल लगा होता है और वो नोजल क्या करता है, वो रोटेट करता है। वो धीरे 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 क्या करेगा, वो रोटेट करेगा और रोटेट करते करते जस्ट लाइक अ फाउंटेन, जैसे कि हम फव्वारा बोलते हैं, फाउंटेन बोलते हैं, उसी की तरह में पूरे ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, पानी को स्प्रिंकल कर देगा, वाटर को स्प्रिंकल कर देगा। बेसिकली आपने आसपास के गार्डन्स में और देखा होगा कि एक बड़ा सा पाइप लगा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे नोजल्स लगे होते हैं। मतलब एक बिल्कुल एक यहाँ पर अगर नोजल लगा है तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस में फिर एक नोजल लगा होगा और वो नोजल क्या करते हैं, वो धीरे 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 घूमते हैं, रोटेट होते हैं और पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर देते हैं, बारिश की फॉर्म में पानी दे देते हैं। पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखो इस टाइप में देंगे तो ये क्या है, बारिश की फॉर्म हो गई, स्प्रिंकल हो रहा है वाटर। तो इस स्प्रिंकलर से फायदा क्या हुआ कि सारी ही क्रॉप को एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी मिल जाता था। भले ही वो लैंड इवन है चाहे अनइवन है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। और बेसिकली अनइवन लैंड में जब इरिगेशन करना होता था या करना होता है आज की डेट में भी, तो स्प्रिंकलर सिस्टम को ही यूज किया जाता है, बिकॉज ये एक नोजल भी जो है ये पर्टिकुलर एक बड़ा सा एरिया कवर करता है इरिगेशन के लिए। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया फार्मर्स के लिए कि इस पूरे पाइपलाइंस को जस्ट बिछा दिया हमने, उसके बाद जस्ट एक नल खोलना है या कहीं से स्विच ऑन करना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पानी जो है वो स्प्रिंकल हो जाएगा। बट आज की डेट में अगर इनको यूज किया जा रहा है, ये एफिशिएंट है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग ज्यादा है बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी से काम आने वाली चीजें हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम भी है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रिप सिस्टम की, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करता है और बेसिकली इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन फिर भी इनका यूज किया जाएगा बिकॉज फार्मर की जो मेहनत थी वो कम हो चुकी है। उसके अलावा फार्मर्स थोड़ा फ्री रहने लगे हैं इसकी वजह से, इरिगेशन की एटलीस्ट उनको अब टेंशन नहीं होती है और साथ ही साथ क्या होता है, पूरी ही क्रॉप को एडिक्वेट क्वांटिटी में और इक्वल अमाउंट के अंदर पानी मिल जाता है।
अब आते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे, जो हमारा की मॉडर्न मेथड का सेकेंड सिस्टम है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होता क्या है, तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, जस्ट पाइपलाइंस को बिछा दिया गया है पूरे ही खेतों के अंदर, सारे ही खेतों के अंदर, एक कंप्लीट खेत के अंदर क्या किया गया है, इन पाइपलाइंस को बिछा दिया गया है। इन पाइपलाइंस के अंदर है क्या, तो छोटे छोटे होल्स किए गए हैं। इन पाइपलाइंस के अंदर छोटे छोटे होल्स किए गए हैं। जब इनमें पानी की सप्लाई की जाएगी तब क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो खेतों के अंदर गिरेगा। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप जब ये पानी खेतों के अंदर गिरेगा तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जब ये गिर रहा है, ड्रिपिंग हो रही है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या हुआ, यहाँ से सपोज एक बूंद गिरी, फिर थोड़ी देर बाद एक बूंद और गिरी, फिर थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिरी, तो ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से पानी का जो है वेस्टेज भी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ड्रॉप बाय ड्रॉप है तो कितना पानी वेस्ट होकर हो जाएगा, तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी ही क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। पानी के लॉस के साथ साथ में इसमें से बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं जाने वाला है, सारे ही प्लांट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलने वाला है। प्लस जो सॉइल है वो भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मॉइस्चराइज रहने वाली है, गीली रहने वाली है या नम रहने वाली है। कैसे, तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं, या बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा। जब इवेपोरेशन की रेट कम हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली वाटर का जो लॉस था वो भी कम हो चुका है, और साथ ही साथ जो प्लांट्स होंगे वो भी बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते हुए चले जाएंगे। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इरिगेशन किया जाता है, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए, एंड उसके अलावा इरिगेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो मेथड्स में तो बेसिकली हमें याद रखना है ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, और मॉडर्न के अंदर हम याद रखेंगे स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।